नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देहरादून समेत प्रदेश भर में टैक्सी नंबर की गाड़ियों पर सफेद नंबर प्लेट लगाने का खेल लगातार जारी है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने अब सीधे सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि परिवहन विभाग के नियमों का है। उन्होंने कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा तो ये सरासर गलत है। चाहे व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, किसी की भी गाड़ी क्यों ना हो, अगर टैक्सी नंबर की गाड़ी पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई कुछ भी आरोप लगा दे, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है, कौन क्या बोल रहा है, इस विषय पे हमको नहीं जाना है। विषय इस बात का है कि परिवहन विभाग के जो नियम और कायदे हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसका कोई उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो बिल्कुल गलत है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस प्रकार से कोई भी अगर वाहन प्रयोग कर रहा है, जो टैक्सी नंबर है, उन पर अगर कोई उल्लंघन उस नियम का कर रहा है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से उसकी जाँच भी होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी नॉर्म्स में कोई भी ऐसा डेजिग्नेटेड नहीं है कि कोई अगर येलो नंबर प्लेट की टैक्सी गाड़ी है कि वो वाइट प्लेट को यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा प्राविधान नहीं है। अगर आउटसोर्सिंग गाड़ी है तो उसको येलो नंबर प्लेट ही लगानी पड़ेगी। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए कि हमारे अधिकारी जो है वो नेताओं से भी बदतर हो चुके हैं। अगर ऐसी गाड़ियां चल रही है तो उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए, और अगर कोई गाइडलाइंस है मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत तो उसका अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है? कौन सी शर्म है? ये कौन सा अहंकार है? अधिकारियों को शर्म इस बात से आनी चाहिए कि वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे। उन्हें अपना रुतबा दिखाने की चिंता हो रही है। उन्हें ये दिखाना है कि वो सरकारी गाड़ी में चल रहे हैं जो टैक्सी नहीं है, इसलिए नंबर प्लेट तक को बदल दिया गया। आप जानते हैं कि ये सुरक्षा से खिलवाड़ है। ये न केवल एक अपराध है, मगर वो अधिकारी जो ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई बहुत ही सख्त तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि पूरे उत्तराखंड के सचिवालय को वो खतरे की जद में लाकर आज रख। बड़ा सवाल यही है कि जब आम आदमी के चालान मौके पर कट जाते हैं तो क्या सत्ता और सिस्टम से जुड़ी इन गाड़ियों पर भी उतनी ही सख्ती से कार्रवाई देखने को मिलेगी या नहीं? सवाल सिर्फ परिवहन विभाग पर नहीं, बल्कि उन अधिकारियों और रसूखदार लोगों पर भी है जिनकी गाड़ियां खुद नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? रुतबा, सिस्टम की ढलाई, या फिर नियमों से ऊपर होने का एहसास? क्योंकि जब जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे लोग ही कानून तोड़ते हुए नजर आएंगे तो आम आदमी से नियमों के पालन की उम्मीद कैसे की जाएगी? अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में परिवहन विभाग कितनी सख्ती के साथ एक्शन मोड पर नजर आता है। अपने कैमरा पर्सन आशु भगत के साथ में हरिवंश वशिष्ठ, न्यूज इंडिया, देहरादून। वहीं उत्तरकाशी में देवदार के घने जंगल, शांत वातावरण और मनमोहक बुग्यालों के बीच अब हर्षिल में एक नया आकर्षण का केंद्र भी जुड़ गया है। दरअसल हर्षिल क्षेत्र में पहले पारंपरिक रूप से पाए जाने वाले याक, जिन्हें स्थानीय भाषा में जोनी के नाम से भी जाना जाता है, अब एक बार फिर से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन रही हैं, विषय बन रही हैं। स्थानीय युवा की ओर से इस बार हर्षिल में याक लाया गया है, जिसे देखने के लिए, उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए टूरिस्ट में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्यटक न केवल याक के साथ तस्वीरें खिंचवा रही हैं, बल्कि पहाड़ी संस्कृति और पुराने पारंपरिक पशुपालन से भी रूबरू हो रही हैं। हर्षिल आने वाले लोगों के लिए ये एक अलग और यादगार अनुभव बनता जा रहा है। हर्षिल वैली में लगातार पर्यटन बढ़ने के साथ ही युवाओं को नए नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की पहले न केवल पर्यटन को बढ़ावा देती है, बल्कि पहाड़ की पुरानी संस्कृति और परंपराओं को भी जीवित रखने का काम करती है। और बैठने के जो है वहाँ पर से 100 रुपये लिया करते थे, और साथ में फोटो खींचने के भी जो 50 रुपये। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, धंधा है। तो फिर मैंने बोला यार अपने इलाके में जो है, हमारे यहाँ जो है कभी जो आज से 30-40 साल पहले जो है याक और ज्वेन और ये जोई इस टाइप से जो हर घर में अधिकांश जो हमारे 8 गाँव में रहते थे। तो मैंने यही देखते जो मैंने कहा क्लाइमेट भी इनको जो है बहुत अच्छा है यहाँ पर हर्षिल में, और जो टूरिज्म के उससे जो आस्था के उससे गंगोत्री धाम में आने वाले श्रद्धालु का भी जो आकर्षण का केंद्र बने, और विंटर में यहाँ पर जो तमाम पूरे दुनिया भर से जो यहाँ पर लोग आते हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद में पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर ठगों को दबोच लिया।
आरोपियों के कब्जे से 17 संदिग्ध एटीएम कार्ड, नकदी और बिना नंबर प्लेट की एक बाइक बरामद हुई है। बता दें आपको, एटीएम कार्ड बदलकर खातों से रकम उड़ाने की वारदात को ये लोग अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार आरोपी पहले भी एटीएम ठगी के मामले में जेल जा चुका है। ऋषिकेश के सदानंद मार्ग पर बिजली का पोल अचानक आग का गोला बन गया, जहां पोल पर बिजली, इंटरनेट और केबल के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गई। इसकी वजह से वहां आग लग गई। आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। कई लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने फिर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक क्षेत्र की बिजली सप्लाई ठप हो चुकी थी। राहत की बात हालांकि ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद लोगों ने कहा कि पोलों पर तारों का जंजाल आए दिन हादसे को न्योता देता रहता है। हादसे के बाद प्रशासन से तारों की व्यवस्था दुरुस्त करने की भी स्थानीय लोगों ने अपनी मांग तेज कर दी है। उधर पौड़ी में पिछले कई दिनों से दहशत का माहौल बनाने वाले गुलदार को आखिरकार वन विभाग की टीम ने देर रात मार ही दिया। बता दें आपको, बीते दिनों गुलदार ने एक महिला को अपना निवाला बना लिया था, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था, आक्रोश का माहौल बना हुआ था, जिसके बाद ग्रामीण लगातार वन विभाग से कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। हालांकि घटना के बाद से ही वन विभाग की टीम बमठी क्षेत्र में डेरा डाले हुए थी। वन विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक देर रात गश्त के दौरान टीम को गुलदार की मूवमेंट दिखाई दी, जिसके बाद फिर पूरी अलर्टनेस के साथ एक्शन लिया गया और एक नर गुलदार को मार गिराया गया। फिलहाल वन विभाग की टीम क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए है, ताकि किसी अन्य वन्य जीव पर गतिविधि होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो गुलदार की वजह से पूरे इलाके में भय का माहौल था, आक्रोश का माहौल था। ग्रामीण काफी लंबे समय से बार बार गुहार लगा रहे थे, वन विभाग से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्द से जल्द इस गुलदार को पकड़ लिया जाए, लेकिन देर रात जानकारी मिली है कि उस गुलदार को नर गुलदार बताया जा रहा है, जिसे मार गिराया गया है, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली है। गुलदार द्वारा बमटी गांव में एक महिला को मृत किया गया, जिसके उपरांत चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन महोदय द्वारा प्रश्नगत गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने, पिंजरे में कैद करने एवं अंतिम विकल्प के रूप में शूट करने की अनुमति प्रदान की गई। उसके क्रम में विभाग द्वारा उसको चिन्हित करने का प्रयास किया गया। चिन्हित करने के उपरांत कल दिनांक 7 मई को गुलदार को शूट करके नष्ट कर दिया गया। आगे की कार्रवाई के लिए जैसा उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त होंगे, उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी एवं इसकी उम्र लगभग 7 से 8 वर्ष प्रतीत होती है। मेरे गांव की घटना है, ग्राम बमटी की, जो 23 अप्रैल को ये घटना हुई थी सुबह 7:30 बजे करीबन, जो कि एक गुलदार द्वारा इस महिला को वहां पे मृत कर दिया गया था, और जिसमें कि गांव में भारी डर का माहौल पैदा हो गया था, जिसमें कि पहले एक सप्ताह पहले इसमें एक छोटे बच्चे अडल्ट गुलदार को इसमें पकड़ा गया, और कल शाम रात के टाइम पे 9 बजे के करीबन एक गुलदार को नष्ट कर दिया गया, और जिससे मुझे लगता है कि हमारे गांव में और बगल के जो भी गांव हैं उसमें डर का माहौल थोड़ा कम हुआ है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने डीएफओ जी का, जिन्होंने हमारा साथ वहाँ पे अपनी टीम को 24 घंटे वहाँ पे तैनात रखी, और वहाँ पे अभी भी एक टीम वहाँ पे मौजूद रहेगी। यही मेरी डीएफओ जी से अपील रहेगी। देहरादून के सेलाकुई में हुए सनसनीखेज एंजल चकमा हत्याकांड को लेकर पुलिस ने अब अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है, जहां एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि इस मामले के ज्यादातर आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी जो मूल रूप से नेपाल का निवासी है वो अभी भी फरार है। पुलिस ने फरार आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए नेपाल सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए ब्लू कॉर्नर नोटिस भी दिया गया है, और इसके बाद अब जल्द ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि देहरादून की शांति और शिक्षा नगरी के माहौल को किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। पीड़ित परिवार के संपर्क में रहकर आरोपी के एक्स्ट्राडिशन की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि उसका प्रत्यर्पण करवाया जा सके। थाना सेलाकुई में इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एंजल चकमा की जिस तरीके से हत्या हुई थी, उसके बाद
इसमें जो भी अभियुक्त थे उसमें सिर्फ एक अभियुक्त को छोड़ के बाकी सभी की अरेस्टिंग कर ली गई थी। एक मुख्य अभियुक्त यज्ञराज अवस्थी जो मूलतः नेपाल का रहने वाला है, और इस संबंध में नेपाल से जो आवश्यक पत्राचार है नेपाल सरकार के साथ, उसमें ब्लू कॉर्नर नोटिस के साथ रेड कॉर्नर नोटिस की कार्रवाई हमारी अभी चल रही है। रेड कॉर्नर नोटिस जल्दी इश्यू किया जाएगा, फिर उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई आगे। उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को लेकर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई लोग जानबूझकर करोड़ों की वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज नहीं कर रहे ताकि उन पर कब्जा किया जा सके। शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बचाने के लिए सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। अवैध कब्जेदारों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बड़े नेताओं और प्रभावशाली लोगों पर भी वक्फ जमीन कब्जाने के आरोप लगाए हैं और कहा है सालों से वक्फ बोर्ड सेटिंग और गेटिंग के जरिए केस हारता रहा। शादाब शम्स का कहना है कि अब धामी सरकार वक्फ की जमीनों को कब्जा मुक्त करते हुए ये जमीन गरीब मुसलमानों, यतीम बच्चों और जरूरतमंदों के हित में इस्तेमाल करे। इन जमीनों पर स्कूल बने, कॉलेजेस बने, अस्पताल बनाए जाएं। जल्द ही अवैध कब्जेदारों पर सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद में हम सब जानते हैं कि लगभग 2.5 से 3 साल इस एक्ट को लाने में लगे, और इस एक्ट के आने के बाद अभी भी उसके अंदर क्योंकि नए सिरे से उम्मीद पोर्टल पर सारी संपत्तियों को दर्ज किया जा रहा है, और लगातार वक्फ बोर्डों की कोशिश है कि सबसे पहले जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के तहत सारी संपत्तियां वक्फ पोर्टल पर दर्ज हो जाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 2105 वक्फों में से अभी तक 1500 वक्फ भी दर्ज नहीं हो पाए। तो बाकी वक्फ दर्ज नहीं हो रहे, यानी कि 2000 से अधिक संपत्तियां, जिसमें एक एक संपत्ति करोड़ों करोड़ रुपए की है, वो संपत्तियों को दर्ज नहीं किया जा रहा है। वक्फ माफिया जानबूझकर उस संपत्तियों को ग्रैब करना चाहता है, उस संपत्तियों को हथियाना चाहता है और उन संपत्तियों को दर्ज नहीं कर रहा है। तो हमने अपने वक्फ बोर्ड में उनको ये सर्वसहमति से पारित करते हुए शासन को भेजा है कि वक्फ बोर्ड को मेकर की जिम्मेदारी दी जाए। देहरादून में स्कूटर सवार 2 बदमाशों ने आईटी पार्क स्थित एक कंपनी से लौट रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगवा कर लिया। बदमाशों ने इंजीनियर से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। जामुनवाला स्थित पुल के नीचे नदी में उसके बाद उसे फेंक दिया। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने से युवक रात भर वहां पत्थरों के बीच जिंदगी की जंग लड़ता रहा। सुबह गश्त पर निकले सेना के 3 जवानों ने उसकी पुकार सुनी, उसकी आवाज़ सुनी, उसे अधमरी हालत में वहां से बाहर निकाला गया और उसके बाद अस्पताल ले जाकर एडमिट करवाया गया। वहीं इस मामले में पीड़ित के परिजन केस दर्ज कराने प्रेमनगर थाने पहुंचे तो वापस लौटा दिया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस पर टालमटोल का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अलग अलग टीमें गठित कर दी है। जांच की बात कही जा रही है। घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज खंगाली जा रही है। आगे ले जा रहे हैं। अवगत कराना है कि दिनांक 8 मई 2026 को थाना प्रेमनगर पर श्री विनोद कुमार निवासी शिवाजी मार्ग कांवली रोड द्वारा एक तहरीर दी गई, जिस तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि इनका पुत्र आकाश कुमार, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आईटी पार्क में कार्यरत है, दिनांक 6 मई को अपने ऑफिस से शिफ्ट खत्म करने के बाद सहजदरा क्रॉसिंग में रैपिडो का वेट कर रहा था। इस समय लगभग 2:15 पे 2 अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने जबरन आकाश को अपनी स्कूटी पे बिठाया और जामुन वाला पुल ले गए। वहाँ पे इसके साथ मारपीट करके इसे वहीं छोड़ दिया गया। आकाश कुमार अभी दून हॉस्पिटल में एडमिट हैं और स्पष्ट रूप से किसी भी तथ्य को बताने में असमर्थ हैं। उनके पिता की तहरीर के आधार पर अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरा से लेकर अन्य तथ्यों पर जाँच कर रही हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा मजबूत और जनसुलभ बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में डॉक्टर्स की उपलब्धता, दवाइयों की आपूर्ति, चिकित्सा उपकरणों की स्थिति और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे।
लगातार प्रयास है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं आज हमारे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, उसमें एक बहुत बड़ा कारण स्वास्थ्य सेवाएं भी है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह चुस्त दुरुस्त करके अंतिम व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उसको उसका स्वरूप बनाया जाए, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें किस तरह से डॉक्टर्स हर जगह पहुंचे, किस तरह इस विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुदूर क्षेत्र में उसकी उपस्थिति दर्ज हो। वहीं हरिद्वार के लक्सर शिक्षा विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर एक साथ 9 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में हुई है। हटाए गए शिक्षकों में 5 उर्दू और 4 प्राइमरी शिक्षक शामिल है। नियुक्तियों में अनियमितताएं और निर्धारित मानकों से कम अंकों के चलते ये एक्शन लिया गया है। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिले भर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। एक रिट याचिका हमारे माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय लंबित थी, उसके निर्णय के क्रम में उसका जो निर्णय हुआ है उसके क्रम में जो हमारे पास अध्यापक जिन्होंने जिले में अप्लाई किया था, उसके बाद वो सर्विस में भी थे, लेकिन उनकी जो स्नातक स्तर पर जो मानक है उससे कम अंक थे। जैसे जनरल के लिए 50% से कम थे उनके, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें 45% से कम थे उनके। तो उन अध्यापकों को उनकी सेवाएं समाप्त की गई है माननीय न्यायालय के आदेश के। विकासनगर में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया। शहर कांग्रेस कमेटी विकासनगर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विकासनगर और हरबटपुर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस नगर अध्यक्ष विकास शर्मा ने कहा कि बीजेपी शासनकाल में महिलाओं पर अपराध बढ़े हैं। कई मामलों में बीजेपी से जुड़े लोगों के नाम सामने आना चिंताजनक है। साथ ही महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शशि चौहान ने कहा, महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में सरकार को जवाब देना चाहिए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार से पिछले 9 वर्ष में प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। घटनाओं को छिपाया जा रहा है, चंपावत की घटना को छिपाने का कार्य किया जा रहा है, और पिछले 9 वर्ष में जितने भी महिला के साथ अत्याचार हुए, उनका उत्पीड़न हुआ है, उन घटनाओं पर पर्दा डाला जा रहा है। और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं का है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर आपके कार्यकर्ताओं ने ऐसी हरकतें की तो आप इस्तीफा दें, क्योंकि महिलाओं का उत्पीड़न इस सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है। विकासनगर में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 2 अलग अलग कार्रवाइयों में सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध स्मैक के साथ साथ एक कार और एक स्कूटी भी बरामद की गई। बता दें, पहली कार्रवाई में पुलिस ने हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक आरोपी को पकड़ा और उसके बाद फिर दूसरी कार्रवाई में डाक पत्थर क्षेत्र में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ही आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं सीओ विकासनगर विवेक कुटियाल के मुताबिक नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। जैसा कि विदित है कि ऑपरेशन प्रहार की कार्रवाई अभी चल रही है, तो ऑपरेशन प्रहार के तहत विकासनगर पुलिस टीम द्वारा नशे के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 17.62 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। और पहले भी ये अभियुक्त नशा तस्करी में जेल जा चुके हैं। वहीं कालाडूंगी नगर पालिका में लोक निर्माण विभाग की तरफ से सड़क निर्माण और डामरीकरण का काम करवाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं के आरोप लगाए। नगरवासियों का कहना है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई, जिसके चलते नई बनी सड़क हाथ लगाते ही उखड़ने लगती है। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण में मिट्टी के ऊपर ही डामर को बिछा दिया था, जिससे सड़क बनने के तुरंत बाद ही टूटने लगी, उखड़ने लगी। वहीं कालाडूंगी उपजिलाधिकारी सुधीर कुमार के मुताबिक नगरवासियों की इस शिकायत पर जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
टीम गठित करके जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं कि लापरवाही कहां बरती गई और कैसे ये सड़क बनते ही उखड़ने लगी। अब देखने वाली बात होगी कि ठेकेदार की तरफ से किए गए कथित निर्माण घोटाले और अनियमितताओं पर विभाग क्या कार्रवाई करता है। क्या ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा या फिर सरकारी धन के दुरुपयोग का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वार्ड नंबर 7 हुड़का चौड़ की रोड है, ये पहली बार बनी हुई है ये, और इसकी हालत ये है कि इसमें बिल्कुल ये इस तरीके से बनाई गई है, इसमें कुछ पड़ा ही नहीं है माल मसाला, उल्टा और भी और इसमें दीवारें नहीं, इसमें दोनों तरफ से दीवारें भी नहीं लगी। आधी में तो ये दोनों तरफ दीवारें लगी हैं, आधी में उधर को दीवारें नहीं लगी है इसमें दोनों साइड। बस खाली बना के इनने दिखा दी है, बस हो गया। कितना टाइम हो गया इस सड़क इसको बने हुए हो गए हैं अभी 1 महीना हो गया, करीब 1 महीना भी नहीं हो रहा पूरा 1 महीना भी, और ये उखड़ने लग गई है, जगह जगह उखड़ गई है ये, इसकी हालत बिल्कुल खस्ता है। रोड देख रहे हैं, जो मौके पे आप ये देख रहे हैं क्या ना, तो रोड देख रहे हैं यहाँ पर कैसे उखड़ रही है, कैसे हाथ से उखड़ रही है, और पुलिया की स्थिति आप देख रहे हैं क्या स्थिति। और दूसरी बात, कोई अधिकारी देखने नहीं आया कि माल बनना है या नहीं बनना, कैसे बनना है। आग नीचे बैठे, कुर्सी बैठते, उन्हें हम बुलाते हैं कि आगे देख लो, हाँ आएंगे, बस मौके पर कह के चले आते हैं। ये रोड को अभी बने हुए 15-20 दिन भी नहीं हो रहे हैं, इसमें घास जम गई है, और ऊपर से एक रद्दा इन्होंने ईंट की, रोड गहरी है करके इन्होंने एक रद्दा ईंट का उखेड़ भी दिया है, ठीक है। और आगे हैं, इसमें घास भी जमी हुई है और उखड़ने भी लग गई है, जगह जगह से उखड़ने भी लग गई है। और हमने कितने बार जे साहब को फ़ोन कर दिया है, कितने बार शिकायत कर दी है, कोई देखने आता नहीं है यहाँ पर। इनने खाली अपने अभी उखड़ जा रहा है, वो पुलिया ऐसी करना दी, तोड़ टाड़ के बिल्कुल, और पानी ने माल डाल रखा कुछ, और क्या कहते हैं सब पानी खेतों में आ जा रहा हो। इस पर मुझे आज वार्ड नंबर 7 के निवासियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। वार्ड नंबर 7 हुड़किया चौक के पास में जो PWD के द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा था, इसमें बताया गया है कि ये सड़क लगभग 20 दिन पहले बनाई गई थी, और उस सड़क का क्षतिग्रस्त होना बताया गया है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो ये पेंटिंग की गई है वो कच्ची है और वो उखड़ रही है। तो उसकी मेरे द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है, और तहसीलदार कालाडूंगी से मैं इसकी जांच करवाऊंगा। खड़े हैं कालाडूंगी नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 हुड़किया चौड़ जगह कहलाती है, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर अभी 20 दिन पहले ही ये रोड डाली गई थी, जो मिट्टी के ऊपर डामरीकरण किया गया है, जगह जगह पर बैठ गई है रोड, पेचिंग यहाँ पर की नहीं गई है, पुलिया यहाँ पर टूट गई है, और कई सालों बाद ये रोड बनी थी। कई उम्मीदें इनको रोड से थी, लेकिन जो है ठेकेदार, और इनका आरोप है कि PWD कोई अधिकारी जेई कोई भी मौके पर नहीं आते, और इनका आरोप है कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया है, और मौके पर देखने बार शिकायत करने के बाद भी कोई यहाँ पर नहीं आ रहा है। और इनकी मांग है कि इस रोड की जाँच की जाए ताकि पता चल सके। और ये यहाँ पर जो इनका आरोप है कि निर्माण कार्य जो भी रोड का हो रहा है उसमें लोकल नदी का रेता लगाया जा रहा है, जबकि PWD की SOP है कि वहाँ पर क्रिस्टल का ही रेता लगाया जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण यहाँ पर लामबंद हुए हैं। न्यूज इंडिया के लिए कालाडूंगी से मैं मनोज पन। चलिए इसके साथ देवभूमि में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है।